आज हम लोग जो पद्माकर के बचे हुए पद हैं, एक दो पदों की हमने व्याख्या देख ली थी और जो तीसरे नंबर का जो पद है उसको हम देखेंगे, जिसमें है कि चंचला चमके चहूँ ओरन ते चहाँ बरी, चरची गई ते फेरी चर जन लागी री, कहे पद्माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई तो फेरी लरजन लागी रे, कैसो धर्यो धीर बीर त्रिबंध समीर तन, तरज गई ते फेरी तर्जन लागी रे, घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी अब, गरज गई ती फेरी गर्जन लागी रे। यहाँ पर हम कठिन शब्दों को देख सकते हैं। चंचला का मतलब होता है बिजली, चर्ची मतलब चमकना, लोनी का मतलब लावण्य युक्त, सुंदरता से युक्त, लरजना मतलब कांपना, त्रिबंध समीरे तीन प्रकार की जो हवाएं, तरज का मतलब होता है चलना या चलायमान, और घन का मतलब होता है बादल, घनेरी का मतलब घने घने, अत्यंत, ती का मतलब वह या वैसे ही। इस पद में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए और उसके प्रभाव को एक विरणी पर कैसा पड़ता है इसका वर्णन इस पद में उन्होंने किया है। तो कवि कह रहे हैं कि चंचला चमके चहूँ ओरन ते चहाँ बरी, अर्थात वर्षा ऋतु जब होती है तब बिजली चारों दिशाओं में अपनी चाह से भरी हुई, अर्थात अपनी इच्छा से भरी हुई, चहूँ ओरन ते चारों ओर, चाह भरी अपनी चाह से भरी हुई, अर्थात बिना किसी रोक टोक के बिजलियाँ चमकती हैं, इधर उधर चमकती हुई सी दिखाई दे रही हैं। चर्ची गई ते फेरी चर जन लागी रे, तो वे ही अब चारों तरफ चमकने लग गई हैं। फेरी चरजन लागी रे, इसलिए पद्माकर जी ये कह रहे हैं, कहे पद्माकर, पद्माकर ये कहते हैं कि लौंग की लावणमयी लताएं लवंगन की, अर्थात लौंग की लावणमयी, लोनी, लोनी का मतलब होता है लावण्य से युक्त, अर्थात अपनी सुंदरता से युक्त लताएं जो पहले ही कंपायमान हो रही थी, इधर लरज गई, इधर उधर कांप रही थी, अब वे फिर से कंपायमान होने लगी हैं, अर्थात फेरी लर्जन लागी रे, अर्थात फिर से वो कंपायमान हो रही हैं। यहाँ पर चर्ची गई, अर्थात जो बिजलियाँ पहले से चमक रही थी, ते फेरी चर्जन लागी रे, इस वर्षा ऋतु के कारण फिर से क्या हो गई हैं, चमकने लग गई हैं, अर्थात अपनी इच्छा से बिना रोक टोक के, बिना किसी बात के वो इधर उधर से घूमने लग गई हैं। अब जो लताएं, लौंग की जो लताएं थी सुंदर सुंदर लावण्य में, अब वो चमकने लगी हैं और अपनी इस लावण्यमय के कारण कंपायमान हो रही हैं, फिर से आज वो हिलने डुलने लगी हैं। कैसो धर्यो धीर बीर त्रिबंध समीरे तन, इसलिए हे प्रियतम, ऐसे समय में मैं कैसे धैर्य धारण करूं, कैसे धरो धीर बीर, हे मेरे प्रियतम, इसलिए ऐसे समय में, इतनी ठंड में मैं कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि जिस शीतल मंद सुगंध हवा ने मेरे शरीर को पहले से ही कर रखा था, पहले से ही परेशान कर रखा था, अब आज वो मेरे शरीर को फिर से चलायमान कर रहा है, अर्थात विचलित कर रहा है। शीतल हवा, त्रिबंध समीर तन, तरज गई ते, तरज का मतलब होता है चलना, अर्थात कांपना, जो मेरा शरीर पहले से ही ठंड से कांप रहा था अब वो और अधिक कांपने लग गया है, और तीनों प्रकार की हवाएं फिर से मेरे शरीर को क्या कर रही हैं, चलायमान कर रही हैं। घुमड़ी घटा घमंड घटा घन की घनेरी अब, और अब इन बादलों की घनी घटाएं बड़े घमंड के साथ उमड़ उमड़ के आ रही हैं, जिसके कारण कि घुमड़ घुमड़ के आ रही हैं, गर्जना करके चली गई हैं, और वे गरजी गई, अर्थात वो अब गरज गरज करके और मेरे सामने बार बार आ रही हैं, जिसके कारण कि
घटाएं जोर से फिर से गरजने लगी हैं, जिससे संपूर्ण प्रकृति को ऐसे देख करके और ऐसे लगता है कि जैसे कि वह चारों तरफ वर्षा होने वाली है। और उन्होंने अपने आगमन का जो है समय निश्चित कर लिया है। इसलिए इस वर्षा ऋतु के समय में मेरी पीड़ाएं आपको याद कर कर और अधिक परेशान हो जाती हैं। परंतु जब ऐसे समय में अपने प्रियतम की क्या होती है, और अधिक याद आती है। इसलिए प्रकृति संपूर्ण वर्षा काल जो है चारों तरफ फैल गया है। और ऐसे में नायिका की जो वियोग व्यथा है वो और क्या हो जाती है, और अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में अपने प्रियतम की और अधिक याद हमको आती है। क्योंकि ये बिजली डरावनी हो करके हमको डरा रही है। ये घुमड़ घुमड़ के बादल जो आ रहे हैं ये मेरे हृदय को और अधिक बेचैन करते हैं। तो मुझे अपने प्रियतम की क्या हो जाती है, अधिक याद आती है। इसलिए विशेष में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकृति का उद्दीपन, जो प्रकृति है वो यहाँ उद्दीपन का काम कर रही है। दूसरा, वियोग की दीर्घकालीन अवधि की व्यंजना नायिका की वेदना से यहाँ वर्षा ऋतु से चित्रित की गई है। और लरज, चरच, तरज, गरज आदि शब्दों से यहाँ शब्दों में नांद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। और अंतिम जो पांचवा विशेषता है वो है आपकी यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे का पद हम लोग देख सकते हैं। आयो ही खेलन फाग इहाँ वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने, त्यों पदमाकर गावती गीत रिझावती हाव बनाई नवीनी, कंचन की पिचकारी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीगे, छोटी सी छाती छुटी अलके अति बसे की छोटी बड़ी बरबीनी। यहाँ पर कवि ने जो है प्रस्तुत पद में राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और राधा के फाग खेलने पर, जब राधा फाग की होली के बाद फाग खेलती हैं उसका यहाँ पर वर्णन उन्होंने किया है ना। तो कवि कहते हैं, व्याख्या के लिए हम देखते हैं, राधा कहती हैं आयो ही खेलन फाग इहाँ वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने। अर्थात राधा कहती हैं कि मैं यहाँ पर गोकुल में अपने पिता वृषभानु की नगरी में अपनी सहेलियों के साथ, वृषभानुपुरी है ना, अर्थात राधा कहती हैं कि गोकुल में मैं वृषभानु की नगरी से अपनी सहेलियों के साथ लेकर के होली खेलने के लिए यहाँ आई हुई हूँ। कहाँ पर? ब्रज में आई हुई हूँ। पद्माकर कहते हैं कि राधा तथा उसकी सखियाँ फागोत्सव गावती गीत, फागोत्सव के मधुर गीत गाती हैं। और रिझावती हाव बनाई नवीने, और अपनी नई नई शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, श्रृंगार की चेष्टाओं के द्वारा वे करती हुई सभी को अपनी ओर क्या कर रही हैं, आकर्षित करती हैं, सभी को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रही हैं। उनके हाथों में सोने की पिचकारी है, कंचन की पिचकारी कर में लिए हैं। उन्होंने अपने हाथों में सोने की पिचकारी हाथ में ले रखी है। और केसर के रंग के समान कांति में उनका सुंदर शरीर उस सुगंध से क्या हो रहा है, व्याप्त हो रहा है। केसर के रंग सो अंग भी, अर्थात उनके शरीर से जो खुशबू आ रही है वो केसर के समान रंग में भीगते हुए जो है प्रतीत हो रही है। छोटी सी छाती, छुटे छलके, और उनके स्वर्णिम आभा वाला गौर वर्ण का जो राधा का शरीर है वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। और उसकी छाती छोटी सी है, अर्थात छोटी छाती में अभी उभार नहीं आया है, छोटी सी छाती है। उनके बाल उस पर बिखरे हुए हैं। अति बेस की छोटी बड़ी बरबीने, वह बहुत ही छोटी आयु की है। यहाँ पर बेस का मतलब होता है अवस्था, अर्थात वह बहुत ही छोटी आयु की हैं। छोटे बड़ी बरबीनी का मतलब पर चतुर, पर वह बहुत ही चतुर व चालाक है। राधा अभी नव युवती है, बाल यौवन सौंदर्य उसमें दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी वह उम्र में छोटी है, परंतु फिर भी क्या है, दिमाग से अभी चतुर और चालाक है। क्योंकि वह ब्रज में श्री कृष्ण के साथ शायद होली खेलने आई हुई हैं। इसलिए यहाँ पर
कवि ने उनकी इस सौंदर्य महिमा का वर्णन किया है कि राधा किस प्रकार से होली के दिनों में जो है यहाँ पर खेलती हैं और किस तैयारी के साथ वो आती हैं, कैसी भंगिमाएं उनकी दिखाई दे रही हैं। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि अल्पायु राधा का सौंदर्य जो है, राधा का जो अल्पायु जो सौंदर्य है वह अत्यंत बाल सौंदर्य से युक्त है और फाग खेलने में राधा का यहाँ श्रृंगार वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। और इस पद में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और सवैया छंद के साथ यति गति यहाँ पर उचित है।